क्लास में निबंध प्रारंभ किए थे और हम लोग देखे थे निबंध का मतलब क्या था। तो हम लोग देखे कि निबंध एक गद्य शैली का ऐसा पाठ है जिसमें जो लिखने वाला लेखक है उसको हमेशा सामने आना होगा, उसे अपने विचार को लिखना होगा और लिखने के क्रम में एक ऐसा क्रम आपको बनाना होगा जिसमें कहीं किसी स्तर पर पढ़ने वाला बोर होकर बीच में ना छोड़। अब इसमें निबंध लिखने में सावधानी क्या है, उन चीजों पर विचार करें तो सबसे बड़ी बात क्या है वो समझो। हमारे देश में दो तरह की विचार है, बात समझिए। तो वहां से निबंध की बात हम शुरू कर रहे हैं। इन दो विचारों में एक विचार है लेफ्ट और एक है राइट। जैसे भगवान ने दो दिया है हाथ, एक दाया एक बाया, तो उसी प्रकार से भारत में भी दो विचार, इनको कहते हैं वामपंथी। ये विचार का नाम है वामपंथी विचार और इस विचार को दक्षिणापंथी कहते हैं। ये दोनों विचार में अंतर क्या है? ये दोनों व्यक्ति, वामपंथ लोग हमेशा आर्थिक मुद्दे को सबसे प्रधान मानते हैं। उनसे कहा जाए देश बड़ा है कि रुपया, तो रुपया आर्थिक सबसे मेन चीज है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये जो देख रहे हो ना रुपया की बात, ये वामपंथ विचार। और इसीलिए इनके मुद्दे क्या है? ये हल्ला करेंगे बेरोजगारी, एक हल्ला करेंगे भूखमरी, ये हल्ला करेंगे समानता, ये हल्ला करेंगे स्वतंत्रता। ये सब जो बातें देख रहे हो, ये सब बात जो करें, अब अपनी भाषण में जो लोग केवल बात करें कि हमें भुखमरी से आजादी चाहिए, हमें भारत में बेरोजगारी मुक्त करना है, आर्थिक मुद्दा अगर ज्यादा अपने भाषण में बोल रहे हैं तो समझना कि लेफ्ट वाले, वामपंथी, मार्क्सवादी और ये धर्म का धज्जी उड़ा के रख देंगे। वामपंथी धर्म पर कोई विश्वास नहीं करते, धर्म में विश्वास नहीं, क्योंकि इनके जो हेड गुरु है जो इस पंथ को जन्म दिए, उनका नाम है कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स ने ही कहा था कि धर्म एक अफीम, जितने पूजा करेगा उतने पूजा करने का मन करेगा। और इसीलिए जेडी आदमी 10 बजे तक नहीं खाएगा, 12 बजे तक नहीं खाएगा, क्योंकि पूजा नहीं किए, पूजा करना बंद कर देगा तो सुबह जलपान टाइम से हो जाए। तो इसीलिए धर्म एक अफीम है, इसके फेर में मत रहे हैं। ये कह रहे हैं कौन? वामपंथ। अब ध्यान दीजिए, दूसरे व्यक्ति है, इनका नाम है ये दक्षिणापंथी। इनकी बात अगर देखें तो ये अपनी देश, ये धर्म, संस्कृति, सभ्यता, इस पे बात करेंगे। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र का सब चीज हो, दिस मीन्स राष्ट्र। अब देखिए इनकी बात अब समझेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा लेफ्ट कौन है राइट कौन, और आप कहां है जो समझाएंगे, रहना कहां है वो समझना, और उसी से निबंध की शुरुआत हो। क्योंकि आप अभी कहां है और आपको बीपीएससी कहां ले जाना चाहता है वो बात को समझना है। ये देखिए ई पंथी जो दक्षिणापंथी देख रहे हो, इनका बार बार धर्म पर विशेष ध्यान होता है। मंदिर बनना चाहिए, ये नहीं समझना कि केवल हिंदू बात है। मुस्लिम में भी दक्षिणापंथी होंगे तो वो कहेंगे इस्लाम से बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़ा चीज इस्लाम हो गया। इसमें हिंदू है तो कहेंगे हिंदू हो गया, ये कहेंगे मस्जिद बने, हिंदू है तो मंदिर बने। ये मुद्दे ज्यादा हो रहे हैं तो समझना ये दक्षिणापंथी है। संस्कृति, मुस्लिम है तो कहेंगे एकदम कुर्ता पैजामा और एकदम टोपी होना चाहिए। इसमें लड़कियों के लिए आप देखे होंगे पहनने वाला, बीच में हिजाब की चर्चाएं आ रही थी, तो ये हिजाब की चर्चाएं कौन करेंगे? दक्षिणापंथी करेंगे। दक्षिणापंथी हिजाब की चर्चा करेंगे कि हिजाब होनी चाहिए, क्यों? हमारी सभ्यता संस्कृति। ये नहीं समझना है कि केवल कई लोग का दक्षिणापंथी बोलते ही ये जैसे हम धर्म संस्कृति किए तो आपका दिमाग में मोदी पकड़ ली, तो ये नहीं है। इसके अंतर्गत आपको ब्रॉड रेंज चलना है। निबंध की खूबसूरती यही समझना है कि कोई एक जगह नहीं रहना, इसके अंतर्गत पूरे विश्व सोचो। भारत क्यों सोचते हो, बिहार क्यों सोचते हो, पूरे वर्ल्ड सोचो।
और वर्ल्ड में पूरे धर्म का सोच, हर धर्म के लोग में जितने भी देख रहे हो अगर इसकी बात कर रहे हैं, अब तुमको कहे कि मंदिर इंपॉर्टेंट है कि फैक्ट्री, तो कई आदमी कहेगा कि मंदिर की जगह फैक्ट्री बनेगा तो कुछ लोग का रोजी रोटी चलेगा, तो कहना कि नट बोल्ट इधर का टाइट। और कई लोग कहेगा कि जब भगवान खुश नहीं है तो आया हुआ पैसा से भी कुछ नहीं होगा, फैक्ट्री से क्या होगा, मंदिर इंपॉर्टेंट है तो समझना नट बोल्ट इधर। अब बताइए, देखो दोनों में कई लोग का नट बोल्ट ज्यादा कसा जाता है, कई लोग का नट बोल्ट अगर ई वाला ज्यादा टाइट हो जाए, डेली यही सुने, तो इन लोग घोर वामपंथी हो जाते हैं। और घोर वामपंथी यही उग्रवादी कहलाते हैं, नक्सल कहलाते हैं। ये लोग हथियार उठा लेते हैं कि हम लोकतंत्र को नहीं मानते, हम भारत को नहीं मानते, हम चुनाव को नहीं मानते। ये ऐसा चुनाव क्यों होगा कि आजादी के इतने दिन बाद भी लोग भूख से मर रहे हैं, बेरोजगारी है और हमको ही पाना है, इसके लिए हथियार उठाना। देखो जो हथियार उठा करके लेने के फेर में है तो समझना कि नट बड़ा जबरदस्त टाइट कर दिया गया। इधर भी जो घोर दक्षिणापंथी है ये भी हथियार उठा लेते, एकदम घोर जो बनेगा वो एकदम हथियार उठा लेगा। जैसे तुम नाम सुना ओसामा बिन लादेन, तुम जो इधर सोच रहा था ना मोदी, तो उसको रेंज को बढ़ाओ। ओसामा बिन लादेन वो क्या है, घोर दक्षिणापंथी। वो कह रहा है कि पूरे विश्व में मुस्लिमों का साम्राज्य, इस्लाम से बड़ा कोई नहीं है, और अमेरिका उसमें दखल दे रहा है, हम उसको एकदम बम से उड़ा देंगे, प्लेन से उड़ा देंगे, बैठ के घोर दक्षिणापंथी। अब है क्या, हर व्यक्ति स्वाभाविक है कि यहां जो लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई होने के कारण आप घोर वाले में नहीं, घोर वाले का मतलब है कि हो इसके लिए इन किन प्रकरण जो हो हमको हथियार उठाना पड़े तो भी उठाएंगे, लेकिन करके छोड़ेंगे, ऐसा कोई आदमी कह रहा है तो समझ लो कि एकदम टाइट कसा गया है, वो नट बोल्ट अब खोलने वाला नहीं। तो आप लोग घोर वाला में नहीं है, दक्षिणापंथी या वामपंथी में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी विचार से प्रेरित। देखो यहां जो भी बैठे हो या तो इधर है या इधर। अब हो सकता है कि अब आपको क्या है, जांच वाले में देखो है क्या, एक बच्चे यूपीएससी की परीक्षा दिए, निबंध में उनके 80% मार्क्स आए, वही बच्चे दूसरे बार जब परीक्षा दिए तो निबंध में 20% नंबर आए। अब बताओ 150 नंबर में 120 आ रहा, और फिर दूसरी बार दे रहे हैं तो सोच लीजिए कि 150 में 45 नंबर आ रहा। कारण एक कलंगिया टाइट कसाया रहेगा तो जतरा पर है, हो सकता है तुम इधर से टाइट हो और निबंध इस पर लिखा, और जांचने वाला भी गोतिया निकला यही नट बोल्ट वाला, तो एकदम मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, एकदम खींच दे। बात समझ रहे हैं? अगर ये आदत किसी का है कि अपने निबंध लेखन में किसी खास विचारों को लिख रहे हैं, एक तरफ से टाइट होकर लिख रहे हैं, तो लॉटरी है। अगर जांचने वाला का विचार आपके विचारों से मैच कर गया तो बल्ले बल्ले है, टॉप में भाग जाओ। लेकिन रिस्क क्या है यहां लिखा हुआ और जांचने वाला यहां वाला है, तो समझ ही रहो क्या करेगा, एकदम धज्जी उड़ा के रख देगा। और इसीलिए जो बच्चे को यूपीएससी में 150 में 120 आया, दूसरी बार 150 में 45 आया। कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि एक विचार पर लिख रहा है, जांचने वाला का मिल गया पहली बार, दूसरी बार नहीं मिला, उड़ा दिए। तो आपको निबंध लिखने में सेंटर में रहना है। वामपंथी और दक्षिणापंथी के बीच में हम लोग सेंटर पंथी हो। कई लोग सेंटर का मतलब बीच वाले स्थिति में हम लोग को आना है, और बीपीएससी तुमको ये कर देगा, यहां पर ला देगा। इसके लिए कई लोग जो अभी ग्रुप में बने हुए हो, कई ग्रुप ऐसा है जो तुम्हारा डेली टाइट नट बोल्ट अंदर अंदर कसता है, वो मैं जान के ऐसा नहीं मैसेज भेजता है कि थोड़ा सॉफ्टवेयर इसका टाइट करते करते पहुंचा है उसको, तो उस सबसे लेफ्ट होना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा एक अलंगीय नट बोल्ट कसते चला जाए और उसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम तुम्हारे लेखन में आ जाएगा और तुमको खराब अंक देगा। अब कई लोग को कितनों कहते हैं सेंटर में आ जाओ, लेकिन वो है अगर राइटिस्ट तो सेंटर राइटिस्ट हो जाता, वो सब कहेगा एकदम सही कह रहे हैं, बेरोजगारी एकदम दूर होना चाहिए, भूखमरी कितना खराब बात है, ये सब एकदम ठीक होना चाहिए, लेकिन मंदिर बनना चाहिए। लिखिए चलते चलते मार दे रहा है इधर,
तो ये जो देख रहे हो ना, उधर से चलते चलते इधर मार दे या इधर से चलते चलते उधर मार दे, तो कहना कि है सेंटर में, लेकिन थोड़ा नट बोल्ट ई बोले तो राइट में है और वो बोले तो लेफ्ट में। तो हम लोग को करना क्या है वो सुनिए। निबंध लिखने की पहली सावधानी, कई जगह तो विचारों से मतलब ही नहीं, न लेफ्ट न राइट। अब आपको क्वेश्चन दे रहा है कि इसमें सीधा सीधा कि एकदम भारत में, भारत की जलवायु, भारत के मॉनसून। अब भारत के मॉनसून को लेफ्ट और राइट से क्या मतलब? कई ऐसे निबंध है जिसको ना इधर चाहिए ना उधर चाहिए। ये तो तब चाहिए जब आपका विचार की बात। अब कभी भी आर्थिक मुद्दे पर निबंध लिखो। अब देखो इसमें आरक्षण की बात, अब रिजर्वेशन की बात करें तो आपके विचार क्या है? रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो साफ है, जिनको जिनको मिल रहा है वो कहेगा कि प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, ये तो जन्म सिद्ध अधिकार। बात समझो, जिसको मिल रहा है ना वो कहेगा कि क्वेश्चन ही पूछना पाप, ये जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर हटाने का कोई ह भी सोचे तो एक साजिश है, ये हटने नहीं देंगे, प्राण भले दे देंगे। दूसरा, जिसको नहीं मिल रहा है वो कहेगा भारत ऐसे ही नहीं पिछड़ रहा, सब रिजर्वेशन वाला बढ़ जा रहा है, ये एकदम आज के आज हट जाना चाहिए। अगर तुम्हारा यह विचार है तो इसको एकदम त्याग दो। तुम्हें अपने हित से स्वतंत्र होके उन विचारों को सोचना होगा जिससे सामाजिक हित सद। देखो निबंध लिखने में सबसे बड़ी बात यही है, आप जैसे ही लिखते हो तो आपके विचार बाहर आते। जांचने वाला समझ लेते हैं कि इस व्यक्ति को अपना हित इंपॉर्टेंट है या पूरे समाज का हित इंपॉर्टेंट है। कई लोग केवल जात के इंपॉर्टेंट में रह जाते हैं, तो ये जात पात ये सब स्वयं ये सब पे नंबर नहीं मिलते, पूरे समाज के सिस्टम में। चूंकि तुम जिस पद पे जाने जा रहे हो वो पद किसी एक जाति के लिए नहीं हो, किसी एक परिवार के लिए नहीं हो, उस क्षेत्र के पूरे समाज के लिए हो। और तुम्हारा नट बोल्ट ही केवल एक प्रकार से कसा रहेगा तो तुम कैसे चला पाओगे? और इसीलिए तुम्हारे व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए तुमको 3 घंटा लिखवाया जाए। ये लिखने से अंदर का जितना बात है वो धीरे धीरे निकालेगा। टॉपिक भी कुछ ऐसे दिए जाएंगे कि कुछ कुछ छेड़े। अब जैसे इसी बार के बीपीएससी की बात करें तो पहले अभी हम चल रहे हैं कि इसमें लिखने में किन किन बातों पर है, तो पहले तो ये बताओ, ये घोर वाली बात भी समझ गए और इसमें आप ये भी बात समझ गए कि लेफ्ट क्या है राइट क्या है और हम लोग को रहना कहाँ है। तो रहना कहाँ है? सेंटर। सेंटर का मतलब है, कोई कहे कि बेरोजगारी दूर होना चाहिए कि नहीं, जल्दी बोलिए। तो आपको कहना है कि बेरोजगारी बिल्कुल दूर होनी चाहिए, बेरोजगारी एक प्रबल समस्या है, ये सब चीज ठीक, लेकिन इसके लिए देश के सभ्यता और संस्कृति को खतरे में भी नहीं डालना। अब इनका कहना है कि देश बाद में फर्स्ट ये सब, और इनका कहना है कि वो सब हो चाहे नहीं, अगर देश हित में हमको 5 साल बहाली नहीं निकालना पड़े तो हम बेरोजगार बैठा के रखेंगे, लेकिन देश के हिलने नहीं देंगे, ये मेरा राष्ट्र ऊपर रहेगा। और राष्ट्र हित में हम जो चाहेंगे करेंगे। वस्तु का दाम पेट्रोल 200 रुपए लीटर, बर्दाश्त करो, देश बढ़ रहा है, ये दक्षिणापंथी कहते। ये हल्ला करते हैं कि 200 रुपए लीटर, बताओ ये क्या है? बेरोजगारी है, भुखमरी है, लोग मर रहा है और पेट्रोल के दाम बढ़ा रहा है, अन्याय कर रहा है, ये यहां वाले। और आपको कहां रहना है जो धीरे धीरे समझ जाओ। तो आप बताओ, पहला नंबर बात क्लियर हो गया सबका। दूसरा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? बीपीएससी या यूपीएससी का जो ऐसे आता है, आपको 2 फायदा है। एक तो बीपीएससी के ऐसे से अनजाने में यूपीएससी का ऐसे तैयार हो जाएगा, दोनों का सेम सिलेबस, कहीं किसी प्रकार का अंतर नहीं। अब इसमें फायदा क्या है? इसमें आपको 100 अंक के 3 ऐसे बीपीएससी में पूछे जाएंगे। अब 3 ऐसे में तीसरा नंबर स्पेशली बिहार वाला है, ये दूसरे यूपीएससी में काम नहीं दे। पहला और दूसरा का जो प्रश्नों का मॉडल होगा यूपीएससी मॉडल होगा। यूपीएससी मॉडल का मतलब क्या है कि प्रश्न कभी तुमको सीधा सीधा नहीं देगा। ऐसा नहीं देगा गाय निबंध लिखो, ऐसा देगा कि सबसे बड़ी बात है कि विषय वस्तु को 2 मिनट समझना। अच्छा से नहीं समझोगे तो पता नहीं क्या लिख दो। सोचो ना, इसी बार परीक्षा दिया कि वन किसी के बीज छींटने का इंतजार नहीं करता, वन अपना वृद्धि जंगल खुद कर लेता है। निबंध लिखो। अब
कोई लड़का खाली जंगल सोच रहा है तो खाली जंगले नहीं सोचना, बहुत बड़ा आयाम सोचना, केवल भारत नहीं सोचना, पूरे पृथ्वी सोचना। ये केवल ये नहीं समझना कि कहता है जंगल किसी के बीज छींटने का इंतजार नहीं करता, वो स्वयं बढ़ जाता है। कहने का सेंस केवल जंगल नहीं है, कहने का सेंस है यहाँ आदमी से भी कि किसी लड़के के अंदर टैलेंट है तो इंतजार नहीं करता है कि हमारा कोई पढ़ाएगा, वो सेल्फ स्टडी से भी मार देता है। इसका बड़ा आयाम है। कई लोग खाली जंगले घूमते रह जाता है, तो खाली जंगल आयाम नहीं सोचना है, और यही तुमको धीरे धीरे मल्टी डायमेंशनल सोचना है। जो लड़का जब तक वो नहीं सोचेगा तब तक नहीं हो। तो पहला और दूसरा टाइप का जो एसे देख रहे, इस एसे के तो कई टीचर हो जाएंगे, क्योंकि यूपीएससी मॉडल पर ही एसे है, तो यूपीएससी में आपका जो सेक्शन है सेम वही। तो अभी शुरू का 10-15 दिन हम आपको पहले एकदम एक सपोर्ट देंगे, लिखने की जब स्किल आएंगे तो अब आपको कई दिल्ली से एक्सपर्ट टीचर भी इसमें और खास इस पर लाएंगे, जो इसमें और आपके आयाम को बढ़ाएंगे। पहला और दूसरा में वहां रहेंगे, तीसरा में कोई नहीं आएंगे, चूंकि ये तीसरा वाला दिल्ली वाले टीचर को समझ में नहीं आया। इस शुद्ध बिहार का, और बिहार वाला में इस निबंध में दिक्कत क्या है, भोजपुरी में भी दे देगा, दिक्कत क्या है मगही में भी दे देगा, दिक्कत क्या है मैथिली में भी दे देगा। अब बताओ दिल्ली वाले टीचर के भोजपुरी में दे देगा तो बेचारा अर्थ ही नहीं समझ पाएगा। जैसा अभी निबंध तुमको दिखवाते हैं तो तुम्हें हंसी आएगी कि क्या बीपीएससी इस बार दिया है। अभी जस्ट हम दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। पहले तीसरा सेक्शन को ही कर ले। अब तीसरा सेक्शन तो बच्चे हमारे कितना समझेंगे वही देख लो। तीसरा सेक्शन यही है, निम्नलिखित विषय में किसी एक पर लगभग 700 से 800 निबंध लिखे, सब में 700-800 ये दिया। अब सोच लो कि तीसरा सेक्शन में बिहार वाला ठेठ है, एक निबंध लिखना है, मूस मोटई है, लोढ़ा होई है, ना हाथी ना घोड़ा होई है, निबंध लिखो। अब दिल्ली के टीचर ना बेचारा मूस जानेगा और ना लोढ़ा जानेगा, हाथी घोड़ा जानेगा। अब होई है कि तो का हाल होगा जो समझ ही रहे हो, बात समझिए। तो क्वेश्चन कैसे दिया, अब इसीलिए कहा कि थर्ड सेक्शन जो है लोकोक्ति पर, भोजपुर में जो प्रचलित है, मैथिली में जो प्रचलित है, ये सब आपको देख। अब बताओ मूस मतलब क्या होता है, चूहा। अब बिहार के लड़के सब जानेंगे, लेकिन दूसरे जगह के लोग मूस देखते ही सोचेगा पता नहीं क्या कार, वो एक भी क्वेश्चन नहीं समझेगा। इस अभी सब पढ़ा रहा ना, एक भी नहीं समझेगा कि कह का रहा। इस शुद्ध बिहारी लड़का समझ पाएगा। तो इसीलिए तीसरा एकदम ठेठ बिहारी के लिए। तो इसमें ये ठेठ बिहारी वाला सब हम ही करें, क्योंकि इसमें टीचर नहीं मिल पाएंगे, तो इसमें हम पूरे आपको ये लिखने सिखाएंगे। तो पहले तो ये बताओ मूस माने क्या हुआ, चूहा। चूहा मोटई है का मतलब मोटा होना, चूहा मोटा हो। लोढ़ा होई है, लोढ़ा समझते हो, देखो समझ रहा है तो देखते हो, नहीं समझ रहा है खड़ा हो, खड़ा हो, बोलो लोढ़ा मतलब बड़ा। अच्छा ओ अच्छा, बढ़ जाओ, तुम यही बिहार का रहे, तुम बिहार के नाम पर एकदम बोलो खड़ा हो। देखो मसाला पीसने वाला लोढ़ा और सिलौटी, बढ़ जाइए। अरे ये बिहार का स्पेशल चीज है। लोढ़ा कहते हैं एक पत्थर जिससे मसाला पीसते हैं, देखा है। तो ये कह रहा है कि चूहा अगर मोटेबो करेगा तो खूब होगा, तो लोढ़ा इतना मोटा तगड़ा हो जाए, इतने होगा। ये नहीं है कि उसको खूब खिला देंगे तो हाथी और घोड़ा हो जाएगा। ये निबंध। अब इस पर निबंध लिखना, तो पहले ये बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया। मूस मोटई है तो लोढ़ा होई है, ना हाथी ना घोड़ा होई है। अब कई लड़का, अब देखो आंसर लिखने में ना चूहा लिखना आना हाथी लिखना, अभी नहीं कि बैठ के चूहा मोटा गया फलना हो। ये तो तुम्हारा दे दिया गया टॉपिक। ये टॉपिक क्या कह रहा, ये टॉपिक कह रहा कि यदि कोई व्यक्ति योग्य नहीं तो आप लाख प्रयास कर लो, उसके वृद्धि का एक सीमा है, उससे ज्यादा वो नहीं जा सकता। बात समझिए। अगर देखो हर चीज में इतना डायमेंशन खोलेंगे ना कि तुम अपने में हंसेगा कि सर एक एक पैराग्राफ भी लिखेंगे तो 3-4 पन्ना चल जाए। हम हर चीज में सोचेंगे, कृषि में सोचेंगे, व्यापार में सोचेंगे, हर चीज में सोचेंगे, चूहा नहीं सोचेंगे।
यही बात समझना है। तुम लोग क्या करता है, मुंह मोटाई है चूहा, अच्छा और हाथी और घोड़ा, तो चूहा हाथी घोड़ा किया तो कुछ नहीं लिख पाएगा। न तुमको इसके आंसर में न कहीं चूहा नजर आना चाहिए, न हाथी न घोड़ा। लिखने में अंतिम होते होते कहना है कि इस प्रकार यह कहावत चरितार्थ होता है कि मुंह मोटाई है, लोढ़ा हुई है, न हाथी न घोड़ा हुई है, लास्ट में चले। बाकी सब बात करके अगर कृषि में ही बात चले, अब बताओ कृषि में कोई किसान खराब बीज बो देता, बीज ही ठीक नहीं है, अब उसके बाद वो चाह रहा है कि उत्पादन बहुत हो जाए, इसके लिए बहुत खाद छीट रहा है, बहुत सेवा कर रहा है, तो उसी के लिए कहावत कि अरे तुम्हारा जब बीजे खराब है तो कितनों सेवा कर लोगे तो अच्छा बीज के बराबरी कर लेगा, नहीं करे। तो ऐसा ऐसा कई जगह तुमको 20 एग्जाम्पल सोचना होगा, मल्टी डायमेंशनल चलना होगा, और सब पर जब लिखोगे तो कहोगे कि ओ अब इस समझ में आ गया। तो पहले ही बताओ, इसका अर्थ तो क्लियर हो गया सबका कि कोई भी कम योग्यता के व्यक्ति जिसके अंदर क्षमता नहीं है, उसको हम लाख चाह लें तो उसके विस्तार बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, उसकी एक सीमाएं है, और यही सीमा इसको दर्शा रहा है। अगला नंबर देखो तो क्या है, अगला खेती आगे आगे, पछिला खेती भागे जागे। ये तो समझ गया होगा, ये समझ गया होगा। ये कहता, फिर खेत पर मत जाना, ये कह क्या रहा है कि कोई काम आज करो से कल करो वाला नहीं है, कल करो से आज करो, और ये आप जान रहे हो, कल करो से आज करो और आज करो से अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगी कब। सिम वही किसानी लाइन कोई दर्शा रहा है, लेकिन हम लोग केवल किसानी लाइन पे नहीं चलेगा, एक पैराग्राफ किसान पे चलेगा, बाकी सारे चीज चल रहे हैं। परीक्षा के तैयारी में भी सब चीज इसमें आ जाएगा। ये अगला खेती मैंने खाली खेत पे मत पहुंच जाना, और खाली बिहार में मत रहना, पूरे धरती पे सोचना और पूरे रेंज सोचना। तुम लोग का लिमिट क्या है ना, एकदम खेती, तो बैठ के खेत में चल गए और खेत में रोपा उपा के एक एक पैराग्राफ में कहा कि तो अब कौची करे, ये तो रोपा गया। बहुत बड़ा रेंज सोचना है तुमको, वो धीरे धीरे आ जाएगा। ये कह क्या रहा, पहले ही सोचो। ये कह रहा कि यदि कोई किसान खेत लगाने में कोई आलस नहीं करे, एकदम फास्ट करे, सबसे पहले रोप दे, तो बस हो गया, वो देखते देखते सबसे आगे रहेगा। और जो केवल थोड़ा सा आलस कर दिया कि अभी धान कटा है, खेत को अभी पटवन करते हैं, सुखाते हैं, आराम होगा, फिर जोतेंगे हैं, और 2-4 दिन और सुस्ता के बीज बोएंगे, पीछे कर दी तो बस हो गया। अगर पीछे कर दिया तो खेती से समझ लो भाग से आएगा, वो भागे जागे। तो इसीलिए कहता है कि कोई काम अगर आप फास्ट कर लिए तो आप समझो कि सबसे आगे आगे हो, ना आधा तो आधा, यही इस कह रहा। ये कह रहा है कि एकदम जो काम है उसके करने में दीर्घ सूत्रता थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं होगा, एकदम जो फास्ट काम करेगा उसी का जीत होगा। और इसीलिए कहावत है, अगला खेती आगे आगे और पिछला खेती भागे जागे। तो हम समझते हैं कि ये भी बात तो क्लियर होगी। ये वाला देख लो कितना है, जो सुनो, 4 गो दिया था और कई लड़का को 4 में एक को समझ में नहीं आया था, 4 में एक भी समझ में नहीं आया कि हाँ कहा क्या, किस में क्या करें। ये वाला तो और है, जो देख लो, देखते हैं कितना लोग अर्थ समझता है। पानी में मछरिया 9 कुटिया बखरा, समझ गया है? अच्छा अभी देख लेते हैं, बोलो, देखते हैं कौन क्या समझता है, बोलो दे। पानी में मछरिया 9 कुटिया बखरा, मतलब क्या समझा? कुछ नहीं समझा। अच्छा बैठ जाओ, देखते हैं, बोलो। पहले तो समझना है ना, तुमको तो बुद्धि लगा। अभी तुमको लगता है कि हिंदी है, सब मघी उगी सब कहावत। हाँ बोलिए। हाँ अब नहीं, कह क्या रहा है, हमको खाली अर्थ समझाओ, उसके बाद किस पर बोल रहा हूं तो चलेगा। पानी में मछरिया 9 कुटिया बखरा का मतलब क्या हुआ? मछली पानी में अच्छा से तैर लेती है। अच्छा हाँ हाँ, देखो अभी देख लेते हैं। अच्छा मछली अभी पानी में ही है और इधर बांटना। चलिए लगभग लगभग देखिए पहुंच रहे हैं, तो कहावत धर रहे हैं, वाह बहुत सुंदर। ये देखो लगभग लगभग सेंस पकड़।
ये कह रहा है कि अभी पानी में मछलियां अभी धराया नहीं है, पानी में मछलियां माने अभी मछली पानी में, यहाँ 9 गो काटे लगी तैयार बैठल है कि आज गर्दा उड़ा के खाएं। नहीं समझे बात जी? ये बात समझोगे? ये बात क्या कह रहा है, ये जैसे ही आपको आया पानी में मछलियां और 9 कुटिया बकरा का मतलब है काल्पनिक दुनिया में रहा। अभी बीपीएससी में एडमिशन लिया है, तैयारी भी नहीं शुरू किया है, अब बैठ के सोच रहा है गाड़ी में बत्ती कौन वाला लगाएंगे और प्लेट तो ये वाला लगाएंगे, टेबल पर रखेंगे। तो उसी के लिए है पानी में मछलियां और 9 कुटिया बकरा, मतलब काल्पनिक दुनिया, मतलब अभी वो चीज आया नहीं है और हम पहले से उसकी पूरी तैयारी करके रखे। अभी विवाह ही हुआ है, अभी बच्चा संतान जन्म नहीं लिया है, लेकिन बैठ के उसका नाम रखेंगे, कौन स्कूल में नाम लिखाएंगे, एक पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। तो समझ रहा है पानी में मछलियां चरितार्थ हो रहा। तो देखो यहाँ पर पूरे फिर आयाम तो बढ़ेंगे, लेकिन किसमें आयाम बढ़ाओगे? सबसे पहले ऐसे लिखने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? प्रश्नों को समझना। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ, अब तुमको अभी सब क्वेश्चन दिखाएंगे, सबके दुख वही। अब तुम टॉपिक ही नहीं समझ रहे हो तो लिखोगे। अब लिखने तो तब समझोगे जब तुम टॉपिक बात समझोगे। तो अभी पहले इस एक और हम देख ले, देखिए जरा ध्यान से। एक क्वेश्चन देखिए, धर्म के बिना विज्ञान, हाँ नांगर छै, अब विज्ञान के बिना धर्म आनहर छै, ये छाई छोई मार दिया। आपको हम पहले ही बताए कि तीसरा नंबर का जो निबंध होगा वो भोजपुरी, मैथिली, मगी किसी में दे दे। अब ये बताओ, ध्यान दो जी, पहले हम देखते हैं, तुम बताओ बताओ जो लिखा। पहले देखें, पहले तो ये बताओ इसका अर्थ क्या है। अरे बोले दो उसको, इसका अर्थ क्या है? नाडगर लिखा हुआ है और इधर आनहर लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या है? नहीं पता। अच्छा बैठ जाइए। अरे बिल्कुल साफ है, धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है, लंगड़ा लिखा हुआ है। अब कई लड़का को लंगड़ा समझ में ही नहीं आया, वो पढ़ रहा है धर्म के बिना विज्ञान लांगर छे, इंग्लिश में धर्म के बिना विज्ञान जो है नानगर छे। नानगर क्या होता है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे विज्ञान के बिना धर्म, यहाँ पर भी देख रहा है आनहर छे, ये आनहर क्या है भाई? इसीलिए तुमको बताया कि शुद्ध बिहार के ही टीचर पढ़ा सकते, चूंकि दिल्ली वाले ना आनहर समझेंगे और ना नानगढ़ समझेंगे। बात समझ रहा ना, ये शुद्ध बिहारी टर्म है, मगी है। तो इसीलिए अब आपके इसमें दिया हुआ है कि बात को समझिए, धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। आप हमेशा ये सुने हो उल्टी बात, आप सुने हो उल्टी बात, धर्म और विज्ञान का मेल नहीं, जहां विज्ञान है वहां धर्म नहीं। तुम तो यही जानते हो ना, लेकिन तुम इसीलिए जानते हो क्योंकि दोनों को गहराई से नहीं समझते। दोनों एक ही काम करते, विज्ञान और धर्म दोनों का काम एक ही। क्या? विज्ञान का काम मुख्य रूप से है सामाजिक कल्याण करना, धर्म का काम सामाजिक के साथ साथ आत्म कल्याण है। तुम धर्म पूजा किस लिए करते हो? कि मैं स्वर्ग जाऊं, मैं शुद्ध रहूं, मैं अच्छा से रहूं। और ये आत्म कल्याण की बात कौन करता है? धर्म करता। पृथ्वी पर दो चीज, एक स्थूल हर पदार्थ, ये स्थूल चीजों का अध्ययन विज्ञान करता है और स्थूल से भी छोटा सूक्ष्म चीज का अध्ययन धर्म करता है। और सोचो, हमारे कई व्यक्ति यहां तक कहे कि जहां विज्ञान खत्म होता है, विवेकानंद जी का स्टेटमेंट कि जहां विज्ञान खत्म होता है वहां से धर्म शुरू होता है। बात समझ लो, तुम लोग जो धर्म को सोच रहा ना था कि धज्जी उड़ाते हैं, भगवानों पर चुटकुला बनाते हैं, तो अब जब धर्म पढ़ाएंगे तो तुम्हें जान के आश्चर्य होगा कि धर्म, अब इस सोच लीजिए विवेकानंद जी का स्टेटमेंट कि जहां विज्ञान खत्म होता है वहां से धर्म की शुरुआत होती। और तुम अगर ये सोच रहे हो कि धर्म वाले लोग विज्ञान से कोई मतलब नहीं और हम विज्ञान मान रहे हैं इसलिए धर्म से कोई मतलब नहीं है, तो उस पर ही चरितार्थ कर रहा।
कि अगर तुम सोच रहे हो धर्म और विज्ञान अलग अलग है, तो ये कहता है धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। और ये कहने वाला व्यक्ति तुमको सोच के आश्चर्य लगेगा, आइंस्टीन। कहने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आइंस्टीन कह रहा, जो इतना बड़ा वैज्ञानिक, वो आइंस्टीन कह रहा है कि धर्म और इसका संबंध। हम लोग देखेंगे कि इसमें मुख्य रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करें। रविन्द्रनाथ टैगोर, अब सोचो कई व्यक्ति यहां तक कह रहे हैं कि विज्ञान ये व्यक्तियों के विवेक पर निर्भर करता है, विज्ञान कुछ जो खोजता है तो व्यक्तियों का कल्याण होगा कि नाश होगा, एक प्रयोगकर्ता के विवेक पर निर्भर करता है। हम बम बनाए, क्यों? विज्ञान ने आविष्कार किया। बंदूक बनाए हैं, विज्ञान ने आविष्कार किया। धर्म ऐसा कुछ भी आविष्कार नहीं किया है जिससे नष्ट हो। ये प्रयोगकर्ता के विवेक पर निर्भर नहीं करता। धर्म से सबका कल्याण ही होता है, नाश नहीं होता। और विज्ञान कुछ भी बनाया है तो विज्ञान स्वयं में कुछ नहीं है, प्रयोगकर्ता पर निर्भर करेगा कि उसको वरदान बनाएगा कि अभिशाप बनाएगा। धर्म हमेशा ही वरदान। तो जब तुम धर्म की बात डिटेल पढ़ोगे, अभी तो तुम्हारे अंदर एक तरफ से अलग लेफ्ट या राइट में होगे, या तो अंतिम पुजेरी होगे एकदम, या दूसरा कंडीशन है घोर नास्तिक हो, भगवान को भी नहीं बकसता हो। कई लोग ऐसा वाला भी रहता है। तो हम लोग दोनों तरफ से तुमको घींच घाच के बीच में लाएंगे। तुमको ऐसे पढ़ने से 2-3 फायदा होगा, सब जगह से घिंचा घिंचा के बीच में आए। टॉपिक का जैसे विस्तार मिलेगा तो समझ में आ जाएगा। तो पहले ये बताओ, ये बिहार स्पेशल के निबंध थे, क्या ये सभी प्रश्न आपको क्लियर हो गया? अब धर्म के बिना विज्ञान लांगड़ छे और विज्ञान के बिना धर्म आनहर छे। तो एक आगो मैथिली में ये वाला जो देख रहे हो, मुंह से मोटाई है लोढ़ा हुई है, तो ये किसमें है? भोजपुरी है। लोढ़ा वगैरह भोजपुरी चल रहा है, मैथिली चल रहा है, तो मगही है। तो ध्यान दीजिए, तो ये जो देख रहे हो ना हाथी ना घोड़ा हुई है, मगही सब आ गया। अब ये सब सुन लीजिए, किसी भी लैंग्वेज में रह सकता है वो, भोजपुरी मैथिली मगही किसी में रह सकता है। अब देख रहा है निबंध में छय छुई लगाए हुए, तो अब क्या? अब इसमें देख रहा है कि इसमें छय लगा दिए। अब छय देख के कई लड़का परेशान रहेगा कि छय, व्हाट इज छय? तो ये मैथिली छय। बोलो, बात क्लियर है सबका ना? तो अब ध्यान दीजिए, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात अब हम लोग चलने जा रहे हैं। वह इंपॉर्टेंट बात अब क्या है? सेक्शन 1 और 2, इसमें ज्यादा दबाव नहीं आएगा। बात समझिए, सेक्शन 1 और 2 ज्यादा दबाव नहीं आएगा। कारण 2-3 है। पहला, आपको देखने से प्रश्न स्पष्ट होगा। सेक्शन 2 में एक क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, सेक्शन 1 में एक क्वेश्चन एनवायरमेंट से, सामाजिक से। आपको कई मुद्दे बांटेंगे और उन मुद्दों को बांटने के बाद सभी पूरा नहीं पढ़ना। जो बच्चे पर्यावरण एनवायरमेंट ठीक से पढ़ेगा, साइंस टेक्नोलॉजी ठीक से पढ़ लेगा, सामाजिक मुद्दे ठीक से पढ़ लेगा और आर्थिक मुद्दे ठीक से पढ़ लेगा, तो सेक्शन 1-2 कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी बिहार वाला जो अभी तुम देख रहा है कि मूस मोटाई है तो लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है, तो ई वाला जो तुम देख रहा है ना, तो ये अभी सबसे आसान वही, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट उसका अर्थ समझना है बस। अब बाकी चलेंगे कैसे, वो तुमको खाली 2 गो लिखना सिखाएंगे तो कहेगा जी क्लियर हो। सब लिखाने का जरूरत नहीं है कि सब लिखा दे, सिर्फ अर्थ समझो और उसके अनुसार से खोलोगे कैसे, ये समझना। तो ये जैसे ही आप क्लियर समझोगे तो आपका बस बात क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें देखो इन्वायरमेंट से कितना अच्छा ऐसे दिया है। ये देखो इन्वायरमेंट का ऐसे समझो, जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है। जंगल अपना पेड़ स्वयं तैयार करता है। यह लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता। कोई जंगल ऐसा इंतजार नहीं करता कि कोई आएगा मानव और वो पेड़ रोपेगा और डेली पटाएगा तो हम चले। वो अपने रहता है। यहां सिर्फ जंगल से सेंस नहीं है। कई लड़के तो ये भी नहीं समझता वन और जंगल क्या है। जब तुम निबंध पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा, वन क्या है, जंगल क्या है, बगीचा क्या है, ये सब समझते हो तुम लोग? अच्छा, अभी देख लेते हैं, बोलो। वन और जंगल में अंतर है कि एक ही है? अंतर। क्या अंतर? किसको वन कहोगे, किसको जंगल कहोगे, और किसको बगीचा कहोगे? इंसान के द्वारा बनाया जाता है बगीचा है, ये जानवर द्वारा है। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा,
बैठ जाइए, बहुत बढ़िया, बगीचा का माली होता है। चलिए, हाँ बोलिए। वन होता है जो सरकार के द्वारा होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। आर्थिक लाभ के लिए होता है। और जंगल अपने आप। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रयास किए। देखिए देखिए, बहुत बढ़िया प्रयास है। देखो कई बार होता क्या है, अब जैसे ही जंगल दिया, आपको निबंध लिखने में एक एक शब्द को समझना, 5 मिनट कुछ नहीं लिखना, हर शब्द के गहराई को देखो कि हमें किधर भेजने कह रहा है, और उसमें हम कितना खोलेंगे। अभी लग रहा होगा कि क्या खोलेंगे। अभी तुम्हारे पास कई लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सर इस पर 700 लिखेंगे क्या, 10-15 दिन, उसके बाद कहेगा सर 700 में लिखना है, इसी को घींच दे का 3 घंटा। बात समझो, घींच सकते हो, क्योंकि तुम्हें एक एक चीज को समझाना होता है। इतने बड़े आयाम होते हैं कि सिर्फ यहाँ जंगल से ही सेंस नहीं है, किसी व्यक्ति से भी सेंस हो सकता है, कहीं से भी, किसी जिसके अंदर गुण है, वो गुण वाले व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता, वो चाहे वो कुछ भी कर ले। अब तुम ही देखो कि इसमें जर्मन, देखो हिस्ट्री से भी जोड़ दो, भूगोल से जोड़ दो, सब जोड़ सकते हो। जर्मन पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि की गई, उसके विकास को पूरे रोक दिया गया। अब वहां भी सेम चीज है, जर्मन किसी दूसरे का इंतजार नहीं कर रहा है कि कोई दूसरा देश आएगा और मेरी सहायता करेगा, हम ठीक ठाक होंगे। हिटलर स्वयं अपना ताकत उठाता है और देखते देखते द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ करता है, स्वयं कर रहा। बात समझिए। तो इसमें आप स्वयं पर, समाज पर, प्रतिभावान लोग पर, जंगल पर, पेड़ पर, हर चीज पर चलना है। और पहले तो जंगल क्या है उसको समझो। आपको देखो यहां अपने हिंट्स दिया है, जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है। जो चीज अपने से हो जाए उसी को जंगल कहते। जंगल लगाते नहीं है, स्वयं होते। तुम लोग कई बार देखते होगे कि कोई घर में कोई नहीं रह रहा है, 2 महीना से खाली है, तो उसमें कहता है कि एकदम जंगल हो गया, बोलचाल की भी भाषा में हम लोग बोलते। तो जंगल स्वयं ही होता है, वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, ऑटोमेटिक वो होते रहेंगे। वन का मतलब, वन का मतलब सरकार भी लगा सकते, और ये नहीं है कि सरकार ही लगाए, निजी भी लगा सकते हैं, आप भी, हम भी, सब लगा सकते। लेकिन जो भी लगाएंगे उनका उद्देश्य पर्यावरण होना चाहिए, आर्थिक नहीं होना चाहिए। और अगर आप पर्यावरण के लिए, आप गवर्नमेंट के जमीन पर लगा रहे हैं, एक पेड़ आपने लगा दिया, आम का पेड़ है, कोई बात नहीं, आम का पेड़ है, वो आपके लिए नहीं है, पर्यावरण के लिए है। और अगर आम फलता है तो कोई भी इसमें खा सकता है, आप ये दावा नहीं करेंगे कि हम भी रोपे हैं, ये मेरे द्वारा रोपा हुआ है। तो आप स्वयं आर्थिक लाभ के लिए नहीं, पर्यावरण के लाभ के लिए गवर्नमेंट की भूमि पर लगा रहे हैं, तो इसमें सरकार एक बोर्ड लगा देगी, वन प्रमंडल फलाना। तुम देखा होगा रोड पर वन विभाग लिखा हो, तो समझ लेना कि ओ यह पेड़ सरकारी जमीन में सिर्फ पर्यावरण लाभ के लिए है, किसी व्यक्ति का निजी नहीं है, कोई दावा नहीं करेगा कि मेरा है, तो उसको वन का। तो वन लगाते हैं सिर्फ पर्यावरण के लाभ के लिए, ये अपने होता है। और बगीचा आर्थिक लाभ के उद्देश्य से व्यक्ति स्वयं लगाता है। गांव में कहेगा कि जाके बगीचा पटा दो, बगीचा आम का बगीचा हो सकता है, किसी चीज का बगीचा हो सकता है, लीची का हो सकता है, तो ये आर्थिक लाभ के लिए लगा रहे। तो पहले तो जंगल क्या है ये समझना है, इसका भाव तो हम समझते हैं कि क्लियर है सबको। अगला नंबर देखो क्या कह रहा है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत ही नहीं, साथ ही यह नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप। अब देखो परीक्षा में, अब साहित्य का स्वरूप प्रेमचंद द्वारा लिखा गया, साहित्य पर कोई निबंध आएगा तो एक बार उसको नेट पर हम बता देंगे, उसको डाउनलोड करके एक बार बढ़िया से पढ़। प्रेमचंद ने कुछ भी लिखा है तो बड़ा, बहुत बढ़िया से उसमें एक तारतम्यता बना के लिखे हैं, जिसमें आपको पढ़ने में कहीं बोरिंग फील नहीं हो। और साहित्य क्या क्या आप में कर सकता है, इस पर रिलेटेड कई निबंध, साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य से कैसे डेवलपमेंट होगा। अब देखो क्या ध्यान देना है वो सुनिए। साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत नहीं है, यहां टर्म पर ध्यान दो कि हमें कहां पे गहराई देना। साहित्य ज्ञान का स्रोत है, लेकिन ये कह रहा है कि केवल स्रोत नहीं, एक पैराग्राफ स्रोत है पर चर्चा चलेगा, लेकिन फिर इसमें ब्रेक मारता है कि केवल ज्ञान का ही स्रोत नहीं। ये नहीं कि कोई साहित्य पढ़ रहा है तो खाली ज्ञान मिले, इस साहित्य के द्वारा हमारे अंदर नैतिकता
और सामाजिक क्रिया, ये दोनों का डेवलपमेंट करता है, इसका भी यह रूप। अब नैतिकता क्या है, किस प्रकार आप साहित्य में जो लिखा हुआ, अब देखो साहित्य हट के आजकल सिनेमा हो गया। अब सिनेमा में क्या आपको नैतिकता वहां से आता है कि नहीं? आता है। तुम्हारे अंदर सामाजिक क्रिया आता है कि नहीं? आता है। जो सिनेमा में करेगा वो सब लोग करने लगे। सिनेमा में अगर 4 प्रधान हीरो जन्मदिन के 2 दिन पहले से जन्मदिन मनाना शुरू करें तो लोग इधर भी काटना शुरू कर दे। जन्मदिन में अगर सब 20 साथी मिलके सबको मारे और हर सिनेमा में मारे हैप्पी बर्थडे धाम धाम धाम, तो इधर भी धम 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 होने लगेगा और कहेगा मार क्यों रहा है? तो कहा देखता नहीं सिनेमा, कौन दुनिया में तुम चल रहा। सामाजिक क्रिया देखो यही। अब सारा जो एक्टिविटी है वो वहां से लोग सीख रहे हैं। पहले यही चीज साहित्य से, तो साहित्य से ज्ञान के बारे में लिखना है, नैतिक क्रिया लिखना है, सामाजिक विज्ञान लिखना है। ये बहुत अच्छा प्रश्न था, इस पर लोग अच्छा से एक बार सुने रहेगा तो बढ़िया खोल पाएगा। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें क्योंकि कर्म निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम। क्या कहा जो समझा? काम करो, दूसरा के कुछ मत कहो। सोए रहोगे उससे बढ़िया काम करो। तो इसीलिए कह रहा है कि कर्म निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम है और अपने अनिवार्य कर्तव्य का आप पालन करते रहिए। दूसरा पर ब्लेम मत डालिए, ये सरकार ऐसे कर रही है वो ऐसे कर रही। आप अपना जो हो सकता है काम करो। तुम चुपचाप निष्क्रिय हो उससे बढ़िया है कि कुछ करो। बात समझ? तो इसका बहुत बड़ा आयाम है। इस निबंध को जितना आप गहराई से ले चलेंगे तो लगेगा कि वाह बहुत बड़ा मल्टी गहराई वाला ये हमारा निबंध हो गया। उत्कृष्ट कला हमारे अनुभव को प्रकाशित करती है या सत्य को उद्घाटित करती है। कोई भी कला है तो हमारा कला का मतलब क्या है? हमारे अंदर जो है वही चीज बाहर है और वही कला पर लिखना है कि अच्छी कला कौन है। वो कला सत्य उद्घाटित करता है कि सच्चाई क्या है या हमारे अनुभव को प्रकाशित करती है। ये देखो 4 में किसी एक पर लिखना था तो अच्छी बात क्या रहा वो समझो। यहां पर वही आपको समझा रहे हैं कि यह जो देख रहे हो इन्वायरमेंट इशू, फिर अगले बार होगा तो पर्यावरण से एक रहे। और इन्वायरमेंट के निबंध लिखने का एक खास ढांचा, उस ढांचे को सीख गया तो बच्चे लिख दे। सामाजिक का एक खास ढांचा है उससे लिख देगा। सेकेंड पेपर में देखोगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सोशल एक खास रहा और इसमें देखो खंड 2 में भी इतने में कोई एक था तो मैक्सिमम बच्चा यही लिख पाया। इंटरनेट ने हमारे समाज को विश्व गांव में बदल दिया। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन कि आज इंटरनेट पूरे विश्व को एक क्या किया, विश्व गांव में संसार को बदल दिया, सबको जोड़ दिया। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बच्चे पढ़े ही होंगे। इंटरनेट जब भी पढ़ेगा तो ये आएगा। तो इस पर रिलेटेड ये चीज हो गया। सबसे अच्छा क्वेश्चन यह है, हम इतिहास निर्माता नहीं, इतिहास द्वारा निर्मित है। कोई जरूरी नहीं कि जो प्रश्न दिया है आप उस पर बात मान ही लो, आप उसको विरोध भी जा सकते हो कि हम इतिहास निर्माता नहीं, इतिहास द्वारा निर्मित है। तो आप इसके पक्ष में भी बात करो। तुमको लगता है कि नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास द्वारा निर्मित होते हुए भी नए इतिहास के निर्माता भी होते हैं, ये भी रह सकते हो। वहां उदाहरण दे सकते हो, उसके उदाहरण में कई लोग आपके यहां पर दे सकते हो। इसमें खास आप समझ रहे हो निबंध लिखने में कुछ बात ऐसे हैं, अब उसमें आप कविताएं कर सकते हो, इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हो। अब वही सब चीज तुमको लिखवाएंगे, कब कहां कौन बम पटकना है, कई हथियार मिला रहे। अभी नहीं कि हर क्वेश्चन में कोई ना कोई पटक दिया, पटकना है दूसरा जगह पटक दिया तीसरा जगह। तुमको समझा दे एक बार कि काजल लगाने से आंख में सुंदर लगो, मालूम चला अगला दिन आ रहा है नाक मुंह सब रगड़े हुए। क्या जी आप ही ना बोले थे सर काजल से सुंदर लगता, अरे आंख में ना। तो उसी तरह से उचित जगह पर पटकना है, नहीं कि जहां तहां पटक के रख दी। अब ध्यान दीजिए, हम इतिहास निर्माता नहीं है, इतिहास हमको बनाया है। तो आप अगर खंडन में हो तो आप कह सकते हो लीके लीके सब चले और लीके चले कपूत, लिख छोड़ के 3 चले शायर शेर सपूत। मतलब समझा? लीके लीके सब चले। तुम देखा होगा गांव में, बिहारी कहावत है, गांव में देखा होगा रोड छोड़ के लीक बना रहता तिरछे वाला। चूंकि गांव में आजकल ज्यादातर जिलेबिया कट रोड होता है तो ये छोड़ के खेत खाली है तो लोग लीक पर चलता। अब लीके लीके सब चल और लीके चले कपूत, मतलब कम बुद्धि वाला कपूत जो है वो भी लीके धर लेता। लीक छोड़ के 3 चले
शायर, अब शायर कब कौन लीक पर चल जाएगा ठिकाना नहीं है। शेर, शेर ऐसा कभी नहीं होता कि वो लीक बना लिया उसी पर घूमेगा, उसको जिधर मर्जी है उधर टाले। और सपूत, सपूत जो अच्छे पुत्र हैं वो लीक पर नहीं चलते, वो अपने स्वयं इतिहास के निर्माता होते हैं कि ये लीक तो इधर जाता है, चल नया रास्ता खोजते हैं, कोई और शॉर्टकट मारते हैं। इस सपूत का लक्षण, और ये इतिहास के निर्माता होते हैं। तो कौन इतिहास निर्माता है, हमको कैसे इतिहास बनाया है, इस पर ये खास था। अगला है विचार जीवन का आधार है। हमारे जीवन का आधार क्या है? विचार। अब बताओ विचार का मतलब क्या है, कहां से विचार आते हैं? मन से। आपके अंदर बड़ा बढ़िया चीज, एक मन और एक दिमाग, ये दो चीज, मन और दिमाग दोनों से दोनों निकलते रहते हैं विचार। मन में कुछ भी आ सकता है, कोई विचार आ सकता है। आपका विचार आ सकता है कि उसको पकड़ के नरेटिव दे, विचार आ सकता है निकले बाहर 4 फट मार ही देते हैं। बात समझ लो, तुम्हारे मन में कुछ भी आते रहेगा। कोई कुछ बोल दिया, तो बोला है, मन कर रहा है ना कि उसका नरेटिव दे। मन तो तुम्हारा कुछ भी करेगा, तो मन का विचार है। लेकिन यही दिमाग जो है ना, इसको कहते हैं बुद्धि। बुद्धि एक ब्रेक है जो मन के विचारों पर अंकुश लगाता है। अब मन कर रहा है उसका नरेटिव टिप दे, ये विचार आया, लेकिन फिर बुद्धि कहता है कि टिप दोगे तो केस हो जाएगा, मर्डर केस में फांसी होता है। अब कह रहा है फांसी, तो छोड़ दो, तो नहीं टिपते। देख रहा है? अब इसी में जो व्यक्ति अपना मन से ज्यादा चलेगा, बुद्धि से कम चलेगा, वो व्यक्ति पटरी से उतर जाएगा। जो व्यक्ति का बुद्धि ज्यादा चलेगा, मन पर नियंत्रण रखेगा, वो लोग आधार जीवन में बनाते चला जाएगा। अब बुद्धि का नाश कैसे होगा? तो नशा से। सब झूठा हुआ, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अब जो खैनी खाएगा, सिगरेट पिएगा, शराब पिएगा, तो उन लोगों का ई वाला ठीक रहता है, ई वाला धीरे धीरे घिस जाता है। तो ई बेचारा का मन जो करेगा, बुद्धि गायब है, तो बिना ब्रेक के गाड़ी, धक्का मारना स्वाभाविक। तो यही जो आधार देख रहा हूं ना, कैसे डगमग होगा, इस पर बड़ा विस्तृत टॉपिक है रहा। और अगला एक देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कोविड के बाद बदलाव मांगती शिक्षा। अब कोविड के बाद बदलाव मांगती शिक्षा, कोविड इतना तो सिद्ध कर दिया कि शिक्षा का मतलब किसी दीवारों से घिरे हुए वर्ग में बेंच पर बैठ के ही सिर्फ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसको चार दीवारी से आगे किसी तरह से घर में भी बैठ के प्राप्त कर सकते। और कैसे हम यूट्यूब पर, कैसे ऑनलाइन, कैसे क्या, तमाम बदलाव पर यह था। तो इसमें ज्यादा बच्चे तो इंटरनेट वाला ही लिखा होगा, कुछ कुछ कोविड धरा हो। तो ये सोशल इशू था, और इसीलिए कहे कि पेपर 2 बड़ा मस्त है, इसमें सोशल और साइंस थे। पेपर 1 में आर्थिक और पर्यावरण, और बस पेपर 3 तो सबसे विशेष। पेपर 3 में जितना मगही कहावत, जितना भोजपुरी कहावत, उसी पर लिखने खाली आ जाए तो बढ़िया से लिख देंगे। तो ये बताइए, आज का ये बेसिक टर्म तो क्लियर हो गया। अब मेन सबसे बड़ा सवाल है, निबंध आप लिखेंगे कैसे। आज तो केवल हमने रखा कि क्वेश्चन को एक बार समझो आया कैसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात था। अब कल से सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको हम मान के चल रहे हैं कि आप एक लाइन भी नहीं लिख सकते, 0, और वहां से धीरे धीरे 8 से 10 दिन में आपको इस लायक बनाएंगे कि आप 700-800 शब्द आराम से लिख सको। तो इसमें कल पुनः निबंध क्लास आपका प्रतिदिन है, डेली क्लास चलेगा, और डेली हम लोग छोटे छोटे खंड में ही क्लास करते रहेंगे, तो क्लियर होते चला जाएगा। आज का क्लास क्लियर है ना सबका? चलिए।